तो इस सीरीज के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कर लिया। ये है पार्ट 2। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, अगर नहीं मालूम तो पॉज करके पढ़ सकते हो आराम से। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल सीरीज, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया था। अगर नहीं पता आपको, आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, वही सेम चीज है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस पर्टिकुलर आर्टिकल को बोला हमने? तो आर्टिकल 32 है, जिसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटीज, जिसको बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है रेमेडीज टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ऑर्डर इशू करने का, जिसको रिट्स बोलते हैं, जिसमें टोटल 5 रिट्स होते हैं। उनके नाम है हेबियस कॉर्पस, मेंडमेस, सर्सियोरी, प्रोविजन एंड को वारंटो। अब ये सारा कुछ क्या होता है डिटेल में किसी आर्टिकल में किसी क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा, आगे आएगा, डोंट वरी, है ना। समझो टोटल 5 रिट्स हैं, जिसको इशू करके सुप्रीम कोर्ट किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है। ध्यान में रहेगा, वेरी गुड। इसलिए इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज करेक्ट। तो हमारे यहाँ क्या है? चारों ऑप्शन में से डुअल सिटीजनशिप है क्या अमेरिका के जैसा? बिल्कुल नहीं। सिंगल सिटीजनशिप है स्टेट का? बिल्कुल नहीं, पूरे कंट्री का है। सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है ये सारा कुछ बेसिक चीज है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। चाहो तो आप पढ़ सकते हो पॉज करके, है ना। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया इज क्रिएटेड। क्या फेडरल कोर्ट? तो आपको पता है कि फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 के अकॉर्डिंग है। सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए, राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये देख लो थोड़ा सा डिटेलिंग की। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, विच वाज एन एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसने इंट्रोड्यूस किया था फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ओरिजिनली क्या है? ओरिजिनल एपीलेट और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, और फंक्शन किया कब तक? जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेब्लिश नहीं हो गया। कब? 1950 में। ध्यान रहेगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, which among the following were the member of the drafting committee of the constitution। ध्यान है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर पूछ रहा है। तो एन गोपाल स्वामी जी थे? बिल्कुल थे। जवाहरलाल नेहरू साहब नहीं थे, और ए के अय्यर साहब बिल्कुल थे, और सरदार पटेल भी नहीं थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन किस मेंबर, किस कमेटी के मेंबर। तो आपको क्या करना है, जितने भी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, फॉर एग्जांपल जेएल नेहरू, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर साहब, है ना, इन सबके कौन कौन कमेटी के पार्ट थे, और कौन सी कमेटीज इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, पावर कमेटी, इन सबके मेंबर कौन है, अगर हो सके तो ध्यान रखो। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया आपको, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, सरदार पटेल साहब की बात करें किया जाए तो चेयरमैन थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के और एडवाइजरी कमेटी के। कहाँ पे? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, minority, tribal, excluded area, which were responsible for providing a model provincial constitution and dealing with the issue of fundamental rights, minorities, tribal, है ना, एक्सेट्रा, राइट। साथ में जवाहरलाल नेहरू साहब का भी देख लेते हैं कि वो चेयरमैन थे बोथ द यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। इतना ध्यान रहेगा आपको, गुड। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो थे हमारे बी एन राव साहब। कौन थे? बी एन राव साहब। ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं, जो कि एक जूरिस्ट और सिविल सर्वेंट रह चुके थे। हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, इतना ध्यान में रहेगा, गुड। साथ में लेटर अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ पे? हेग में। इतना भी ध्यान में रखो, इनके लिए बहुत है। चाहो तो बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज चेयर्ड बाय। फर्स्ट डे का जो सेशन था, किसने चेयर किया था? तो करेक्ट जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब जी थे, जिन्होंने चेयर किया था फर्स्ट डे सेशन। बाद में कौन इलेक्ट हुए? राजेंद्र प्रसाद, तो बाद में उन्होंने चेयर किया था। ध्यान में रहेगा इतना, ठीक है। पहला कब सिटिंग हुआ था, बैठे कब थे? 9 दिसंबर 1946 में, है ना, जिसको चेयर किया था डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा साहब ने, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली थे। was elected as the temporary chairman of the assembly। बाद में किसको? फ्रेंच, एज पर फ्रेंच प्रैक्टिसेस,
है ना। बाद में ही प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट डे सेशन एंड डिलीवर्ड हिज इनऑग्रल एड्रेस। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज दी परमानेंट, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बताई दिया मैंने, है ना। 9 को उन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा साहब जी ने चेयर किया था, फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना, प्रिसाइडेड ओवर सेशन, और बाद में वो क्या बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबको पता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम, सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल है। पार्लियामेंट? वो भी नहीं है। रिलीजन है? तो बिल्कुल नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा सुप्रीम है हमारे पूरे देश में वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लिविंग डॉक्यूमेंट भी माना जाता है, और वो सबसे सुप्रीम है, इसी के अकॉर्डिंग सबको ही चलेंगे, है ना। अब इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो सुप्रीम है, क्यों? क्योंकि वो इनेबल्स करता है गवर्नमेंट को क्या करने के लिए, फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल जो अलाउ करता है मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स मेंबर ऑफ द सोसाइटी, है ना। और वो सेट करता है कुछ लिमिट किस पे, गवर्नमेंट पे। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है इसको लिमिटेड गवर्नमेंट भी बोला जाता है ना। कि क्या गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है अपने सिटीजन पे, क्या नहीं कर सकती है, सारा कुछ कहाँ से डिसाइड होता है, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी ध्यान में रखना है आपको, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वाज मेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो इसको हेड किया था बी आर अम्बेडकर साहब। कमेटी ने जो है 2 साल 11 महीने और 17 दिन लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। इसको रेटिफाई किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इनेक्ट किया कब, 26 जनवरी 1950 में। ये बेसिक चीज है, सबको पता होता है, होपफुली आपको भी पता होगा, नहीं पता होगा तो होपफुली आप अब पता हो गया होगा। विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइजेज अ 3 tier गवर्नमेंट ऑफ पंचायत, आपको पता है। पार्ट 9 में कौन सा, पार्ट 9 में, और पार्ट 9 में क्या है, पंचायत है, और पार्ट 9A में म्यूनिसिपालिटीज है। होपफुली आपको ध्यान रहेगा, है ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एड किया पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें पंचायत किया, और उसने 11th शेड्यूल भी एड किया। 11 12 शेड्यूल सब पता है आपको। 29 फंक्शन है और उसमें 18 फंक्शन है। चलो मैं समझा देता हूँ, पार्ट 9 और 9A। ठीक है, ये क्या है, पंचायत, ये है म्यूनसिपालिटी। पंचायत किधर है, 11 शेड्यूल में है, और एक इसमें है 12 शेड्यूल में है, यहाँ 12 शेड्यूल में। इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट हैं। इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 243A से लेकर 243O तक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है 243O से लेकर, कुछ तो है मैं भूल रहा, एक बार आप देख लेना ध्यान से। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारा कुछ मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन है। देखो आर्टिकल 44 मोस्टली सबको पता होता है, यूसीसी। अच्छा, नॉट करेक्टली मैंने पूछा। आर्टिकल 40 में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 39 ए क्या बोलता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये भी ठीक है। और आर्टिकल 48 बोल रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, नहीं, ये आर्टिकल आगे वाले हमें है 50 या 51 में। बल्कि आर्टिकल 48 ये बोलता है कि आपको स्लॉटर ऑफ काउ जो है प्रोहिबिट करना है, मना करना है। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, 48 डायरेक्ट करता है स्टेट टू मेक एफर्ट बैनिंग एनिमल स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिल्स एंड डॉट केटल्स। आर्टिकल 39 सही दिया, 40 भी सही दिया, और ठीक है, बाकी सारा कुछ तो आपको पता ही है। आगे बढ़ जाते हैं। बोला हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, इन सब में कौन है ऐसा, है ना। तो सबको पता है, इलेक्शन कमीशन हो सकता है क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं। सिटीजनशिप उसको लेना देना थोड़े ना, उसको इलेक्शन करवाने से मतलब। प्रेसिडेंट साहब, बिल्कुल नहीं। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ज्वाइंटली, नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल नहीं, पार्लियामेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। पार्लियामेंट डिसाइड करती है क्या कंडीशन होने चाहिए, है ना, किसके लिए, सिटीजनशिप के लिए, एज पर आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है क्या, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्रीज, है ना। तो देखो इसका करेक्ट जवाब है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया। इस एक्ट ने एक्सपेंड किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और अलाउ किया था अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, तो अगर आ जाए पहली बार किसने किया था, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द
रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। तो इसका करेक्ट जवाब है पार्ट 11 ऑफ चैप्टर 1। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये आर्टिकल 245 से लेकर 254 तक है ना, ऐसा कुछ है जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन को बताया गया है पार्ट 11 के चैप्टर 1 में। देख लेते हैं एक बार। हाँ, 245 से आर्टिकल 250 तक क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन है पार्ट 11 के चैप्टर 1 में। लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट क्या बोलता है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटरीज और विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर्स। माफ कीजिएगा, ये जो लेजिस्लेटिव पावर है ना, इसको टू फोल्ड में डिवाइड किया था। क्या, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटरी, और दूसरा था विथ रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। होपफुली आपको किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया आपको किसी, आई थिंक पिछले लेक्चर में बताया था, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पार्ट में कोई लीगली मैटर नहीं करता हो। तो इसका करेक्ट जवाब है कि बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये हेल्ड किया गया कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और साथ में इट मस्ट बी रीड अलोंग विद द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल जो है सेट्स आउट द गोल एंड वैल्यूज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किस गोल्स एंड वैल्यूज पर बेस्ड है, प्रीएम्बल ये बताता है। साथ में अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन अ वे दैट इज कंसिस्टेंट विद द प्रीएम्बल। मतलब बाकी जो पार्ट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए सच दैट वो कंसिस्टेंट रहे प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग, है ना। और बाकी इंपॉर्टेंट केसेस है, मैंने कहा कि जितने भी लैंडमार्क केसेस है उसको कम से कम एक बार पढ़ना तो बनता है, राइट। तो इसलिए बाकी लैंडमार्क केसेस है आपको क्या करना है, एक बार इसको रीड आउट करना है, ठीक है, सच दैट आपको क्लियर रहे कि हाँ कौन सा केस किसके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम द इंडिया। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है उसने बहुत कुछ किया था, है ना। तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन थे। क्या क्या, पहले तो एक ये हुआ कि सेपरेट कर दिया उसने बर्मा को इंडिया से। दूसरा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे है नहीं क्या, मैंने लगाया था तो हाँ, चलो कोई बात नहीं, किसी और क्वेश्चन में देख लेंगे। फिलहाल के लिए ऐसा समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो है उसने सेपरेट कर दिया बर्मा को इंडिया से, और दो एक्ट लाए, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और एक गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट ऑफ 1935। इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया बर्मा को एक सेपरेट कॉलोनी विद इट्स ओन गवर्नर, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन। उससे पहले सारा कुछ इंडिया में ही इंक्लूड था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि who among the following advises that Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India। मतलब भारत की आज़ादी के बाद जो है आईएनसी को, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को बैन कर देना चाहिए। ये किसका मत था, किसने कहा था ऐसा, तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, होपफुली आपको ध्यान में रहेगा, है ना। कब कहा था, 2 फरवरी ऑफ 1948 में, है ना। कहा था कि कांग्रेस हैज आउटलाइव्ड इट्स यूज एंड एडवाइजेस टू डिसबैंड द एग्जिस्टिंग कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्लावर इनटू अ लोक सेवक संघ। इसको क्या बना दो, लोक सेवक संघ बना दो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रहा कि लिस्ट 1 में पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लिस्ट 2 में उसका मेंशन है। तो पार्ट 9 में क्या मेंशन है, आप पता है, पंचायत, अभी हमने देखा, ठीक है। और पार्ट 8 में क्या होगा, फिर यूनियन टेरिटरी होगा। पार्ट 4 ए में अभी देखा था हमने फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा, मान लो कि अगर आपको ये नहीं पता पार्ट 8 में, है ना, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज का तो अभी हमने देखा था लेक्चर्स में ही, पहले या दूसरे लेक्चर में, राइट। तो सी का चौथा होगा। तो देखो सी का चौथा केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। ओके, पार्ट 9 ए मैंने बताया अभी म्यूनसिपालिटीज है। तो इस तरीके से अगर आप कनेक्ट करके चलोगे ना क्वेश्चंस को रिवाइज करते हुए तो बेहतर होगा, है ना। और आप पहचान पाओगे कि किस तरीके से इंटर कनेक्टेड है सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द केसेस में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन यूजिंग द कोड बिलो। अब ये है सारा कुछ। बोल रहा कि द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल। बिल्कुल सही बात है। और जो प्रीएम्बल है वो नॉन जस्टिफिएबल है, बिल्कुल ठीक। इट कांट बी अमेंडेड, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि सेकुलर और इंटीग्रिटी और एक और वर्ड है याद नहीं आ रहा, उसको ऐड किया था, है ना। तो मतलब अमेंड तो किया जा सकता है, तीसरा नहीं हो सकता। तो तीसरे को हटाओ ऑप्शन से। तो बच्चा कौन कौन सा, ए या बी। पहला दूसरा तो पक्का होगा, आप चौथा होगा कि नहीं देख लेते हैं पढ़ के। प्रीएम्बल कांट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंटली इसका
कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट। तो ऑप्शन जो है चौथा है करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी, क्योंकि चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। पहला करेक्ट, दूसरा तीसरा गलत, चौथा करेक्ट है। मैंने बता ही दिया सारा कुछ, और इतना ही था क्वेश्चन इस पूरे लेक्चर में। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि जल्दबाजी में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है, मैं उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको ये बोल देता हूँ कि आप एक बार इसको रीड आउट कर लेना। तो कहने का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, है ना। आप एक बार रीड आउट कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो उसको आप क्या करोगे, पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर, या जब नोट्स मिल जाएगा इसका टेलीग्राम पे आपको, तो उसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लोगे। उससे क्या होगा कि बेहतर ढंग से आपका होलिस्टिक रिवीजन होगा, जो हमारा मेन पर्पज है इस पूरे सीरीज का, राइट। चलो, जैसा कि लास्ट में कुछ लाइनें रहती है, तो आज के लिए है कि इफ यू कांट मेजर इट यू कांट सक्सीड इन इट। मतलब अगर आप किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते ना, तो उसमें आपको सफलता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप मेजर करना स्टार्ट करो अपनी प्रोग्रेस को, अपनी प्रिपरेशन को, अपनी चीजों को, राइट। चलो, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।